जी गर्ल्स, ये वीडियो इंटरप्ट हो गई थी बीच में। हम 9वें पॉइंट पे हैं, बेंच हाई कोर्ट के। तो सूबे के चंद बड़े शहरों के अंदर जो है वो हाई कोर्ट्स के बेंचेस कायम किए जाते हैं। आमतौर पर मुकदमात की समाअत एक जज करता है, जिसको सिंगल बेंच कहा जाता है। और अहम मुकदमात की समाअत के लिए 2 या 2 से ज़्यादा जजेस मुकर्रर होते हैं, जिसको डिवीजनल बेंच कहा जाता है। और इनका फैसला जो है कसरत राय से होता है। यानी अगर 3 जजेस का बेंच जो है वो काम कर रहा है, तो किसी मुकदमे के हक़ में अगर 2 राय दे देते हैं तो इसका मतलब है कि और तीसरा उसके हक़ ख़िलाफ़ होता है, तो इसका मतलब है कि इसका फ़ैसला कसरत राय से हो गया। बाज़ का तीनों भी जो है वो दे सकते हैं, और बाज़ का अगर एक जज उसके हक़ में और 2 खिलाफ़ हैं तो मुकदमा कह लें कि उसके ख़िलाफ़ जाएगा। फिर पाबंदियाँ हैं। दौरान मुलाजमत जो है कोई भी जज जो है कोई ओहदा मुनाफा बख्श ओहदा नहीं रख सकता। फिर है जी, रिटायरमेंट के 2 साल के बाद तक कोई सरकारी इंतज़ामी ओहदा कबूल नहीं कर सकता, और रिटायरमेंट के 2 साल बाद तक वो कोई भी किसी भी हाई कोर्ट में बतौर वकील भी काम नहीं कर सकता। यानी 2 साल उसको रिटायरमेंट के बाद गुजारने होंगे, और उसके बाद वो एज ए वकील काम कर सकता है। फिर इनकी ये तनख्वाहें और मराहत हैं। कितनी तनख्वाहें होती हैं इनकी जजेस की? बहुत ज़्यादा तनख्वाहें हैं। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और जजों को माकूल तनख्वाह, माकूल इसलिए लिखा जाता है यहाँ पर क्योंकि ये प्रिंटिंग का टाइम और होता है, और अब जो रिसेंटली जो पेज वो ले रहे हैं वो डिफरेंट होंगी यकीनन। और दूसरा ये है कि इनकी जजेस की जो है वो बहुत अच्छी खासी तनख्वाहें होती हैं, लाखों में हैं आजकल। और इनको जो है घर भी मिलता है रहने के लिए, साथ मुलाजमीन मिलते हैं, गाड़ी मिलती है। तो मुकम्मल जो है वो प्रोटोकॉल के साथ ये लाइफ्स गुजार रहे होते हैं। इनका हक भी है क्योंकि इनकी ज़िंदगियाँ जो है उनको हर वक्त ख़तरा होता है। जब मुकदमात ख़ास तौर पे जब जो है कत्ल के मुकदमात जो हैं वो ये सुन रहे होते हैं, फौजदारी मुकदमात का सामना होता है, झगड़े ज़मीनों के, तो हर शख्स की ख्वाहिश होती है कि मुकदमे का फ़ैसला जो है वो उसके हक़ में हो। तो वो जब ऐसा नहीं होता तो उनके जजेस के दुश्मन लोग बन जाते हैं, जो बड़े ज़िम्मेदार किस्म के हैं, तो वो फिर उनको मरवाने से भी बाज नहीं आते। तो इनकी रिहाइश और आमदरफ्त के अलाउंसेस वगैरह को सहूलत भी इनको मुयसर होती है, लेकिन इनका तयन जो है वो पार्लियामेंट करती है, और सदर पाकिस्तान इसकी तौसीक करने का मजाज है। हाई कोर्ट के अब इख्तियारात देख लेते हैं कि हाई कोर्ट के इख्तियारात क्या होते हैं। वो अपनी सूबाई हदूद के अंदर जो है वो उसको ये मंदरजा झैल ये इख्तियारात हासिल होते हैं। सबसे पहले इब्तदाई दायरा समात यानी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। हाई कोर्ट को ऐसे तमाम मामलों में इब्तदाई समात का इख्तियार हासिल होता है जहाँ आइन में दर्ज बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ का सवाल पैदा होता है। यानी कोई भी मुकदमा, किसी की जायदाद पर कब्ज़ा हो गया, किसी की प्लॉट पे कब्ज़ा हो गया, किसी की जानो माल से रिलेटेड जो भी मुकदमात होंगे वो सारे के सारे सुनने होंगे। फिर है एपीलेट ज्यूरिसडिक्शन। हाई कोर्ट के जो है वो डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट्स होती हैं सारी, जो नीचे यहाँ पर मेरे पास, हाँ जी, अपीलों के इख्तियारात। तो हाई कोर्ट सूबे के तमाम डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट्स के हर किस्म के दीवानी और कानूनी मुकदमात जो हैं उनकी अपीलें सुनने का इख्तियार रखती है हाई कोर्ट, क्योंकि ये ज़िले की लेवल पे होती हैं। तो ज़िले से इससे नीचे जो है वो सेशन कोर्ट्स होती हैं जो तहसील लेवल पर काम कर रही होती हैं। तो जो सबसे पहले इब्तदाई मुकदमात होते हैं वो तहसील की अदालत में जाते हैं। तो वहाँ से जो मुकदमात होते हैं उसके ख़िलाफ़ अगर अपील किसी ने करनी हो तो वो हाई कोर्ट में आता है। तो हाई कोर्ट के मुकदमा यहाँ पर चलता है और उसके बाद यहाँ फ़ैसला होता है। तो अगर कोई हाई कोर्ट के मुकदमे पर भी मुत्तफ़िक नहीं होता उसके फ़ैसले पर, तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, और सुप्रीम कोर्ट जो है वो आखिरी हद होती है। फौजदारी नौइयत में सजाए मौत या उम्र कैद की सज़ा और दीवानी मुकदमा में 10,000 मालियत के मुकदमे की ख़िलाफ़ अपीलें सुनने के मजाज हैं। अगरचे 10,000 रुपये के आजकल तो वो दौर नहीं है कि उस तक 10,000 के लिए कोई हाई कोर्ट तक जाए, तो रकम जो है वो काफ़ी ज़्यादा होगी तो ही कोई जाएगा, क्योंकि मुकदमों पर ही लाखों रुपया लग जाता है। वकीलों की फ़ीसें ही जो हैं वो कई कह लें कि हज़ारों और लाखों में होती हैं। तो इस वजह से लोग 10-50 हज़ार के लिए तो कोई नहीं जाएगा।
फिर आता है जी हुक्मनामों का इजरा। हाई कोर्ट अपनी सूबाई हदूद के अंदर मंदरजा झैल हुक्मनामे जारी करने का हामिल होता है। कौन कौन से हुक्मनामे? हुक्मनामा अमर यानी ऑर्डर ऑफ मैंडेमस। हाई कोर्ट किसी सरकारी अफसर, कारपोरेशन या मातहत अदालत को किसी फ़र्ज़ की अदायगी करने का हुक्म दे सकती है जो वो ना कर रहा। यानी सूबे के अंदर जो इदारे काम कर रहे हैं उनको वो ऑर्डर दे सकती है। फिर है जी हुक्म इम्तनाई। हुक्म इम्तनाई हाई कोर्ट किसी सरकारी अफसर, कारपोरेशन या मातहत अदालत के किसी फ़र्ज़ की अदायगी से मना कर सकती है। यानी कोई काम कर रहा हो, मसलन कोई सड़क बन रही हो, कारपोरेशन काम कर रही है, कोई शख्स अदालत में दरख्वास्त लेके चला जाता है कि ये जी मेरी ज़मीनों से गुजर रही है या ये गलत तरीके से सड़क बन रही है, तो अदालत जो है उसको रोकने का हुक्म जारी कर सकती है। तो सिर्फ सड़क ही नहीं, कोई भी जो है सरकारी मामला जो होते हैं, कोई भी काम होते हैं, उनको रोका जा सकता है जो वो गैर कानूनी तौर पर कर रहा और उसके इख्तियार में ना हो। फिर हुक्म तयन इख्तियारात, ऑर्डर ऑफ सर्टुरेरी। अगर कोई अदालत गैर कानूनी तौर पर अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करते हुए फ़ैसला दे तो हाई कोर्ट हुक्म तयन इख्तियारात के ज़रिए इस फैसले को बदलने और कानूनी तौर पर पहले फ़ैसले में रद्द-ओ-बदल का हुक्म दे सकती है। यानी अपनी ये अदालत को भी हुक्म दे सकती है हाई कोर्ट। अगर निचले लेवल पे या हाई कोर्ट ने कोई ऐसी बात की हो, ऐसा फैसला दिया हो जो कि इख्तियारात से तजावुज़ हो किसी भी जज का, तो हाई कोर्ट उसको हुक्म दे सकती है कि इस पर नज़रसानी करो, इसको दोबारा से देखो और फैसले को तब्दील करो। फिर हुक्म हब्स बेजा, ऑर्डर ऑफ हैबियस कॉर्पस। हाई कोर्ट किसी ज़ेर हिरासत शख्स की दरख्वास्त पर इस शख्स और मुतल्लिका रिकॉर्ड को हुक्म हब्स बेजा की रूह से हाई कोर्ट में पेश करने का हुक्म सादर कर सकती है। यानी किसी शख्स ने किसी बंदे को जो है वो अगवा कर लिया हो या उसको पकड़ के अपने पास रखा हो ज़बरदस्ती, और उसका कोई रिश्तेदार या कोई भी जो है वो दरख्वास्त दे दे, तो अदालत जो है वो फ़ौरन उसको निकालने का हुक्म देगी और कहेगी इसको हब्से बेजा से निकाला जाए, उसको छोड़ दिया जाए, उसको हमारे सामने अदालत में पेश करो। छोड़े नहीं बल्कि अदालत में पेश किया जाए, ताकि वो ये मालूम कर सके कि इसे गैर कानूनी तौर पर कैद में तो नहीं रखा गया। अगर ये साबित हो जाए तो अदालत उसे रिहा करने के अहकाम जारी कर सकती है। फिर हुक्म इजहार वजूह, ऑर्डर ऑफ कोवारंटो। यानी इस हुक्म के तहत वो किसी सरकारी ओहदेदार से ये वजाहत तलब करने के मजाज है कि वो किस कानूनी इख्तियारात के तहत जो है वो ओहदे पर फाइज हैं। फिर आ जाते हैं जी निगरानी के इख्तियारात। हाई कोर्ट सूबे की तमाम मातहत अदालतों की निगरानी करती है। यानी जितनी नीचे जो है सेशन कोर्ट्स होते हैं उन तमाम की जो है वो निगरानी हाई कोर्ट ने करनी होती है। उनके लिए असूल व ज़वाबित वज़ा करना और हिदायत जारी करना हाई कोर्ट के फ़राइज़ में शामिल है। मातहत अदालत की कारकर्दगी का जायज़ा लेने के लिए मुआयना के लिए टीमें तश्कील दी जाती हैं और इनकी ख़िलाफ़ जो अदालतें जो गलत काम कर रही होती हैं उनके ख़िलाफ़ ज़ब्ते कार्रवाइयों पर गिरफ्त करने के लिए अचानक छापे भी मारे जा सकते हैं। फिर बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ है। हाई कोर्ट को बुनियादी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और उनकी बहाली के लिए ख़ुसूसी इख्तियारात हासिल हैं। किसी शहरी की दरख्वास्त पर उसका बुनियादी हक़ बहाल करने का हुक्म सादर कर सकती है। ये किसी हुक्म या कानून को कलअदम करार दे सकती है जो बुनियादी हकूक़ के मुनाफी हो। यानी कोई भी ऐसा हुक्म दिया गया हो अगर जो कि बुनियादी इंसानी हकूक़ के ख़िलाफ़ हो तो उसको ये ख़त्म करवा सकती है, कलअदम करार दे सकती है। फिर जी आता है तौहीन अदालत की कार्रवाई, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। हाई कोर्ट किसी शख्स पर तौहीन अदालत के इल्ज़ाम में मुकदमा चला सकती है और इसे सज़ा दे सकती है। यानी अदालत के अंदर खड़े होकर जज के सामने कोई शख्स बदतमीज़ी कर देता है, कोई और चीज़ बोल देता है, तो जज की मर्ज़ी होती है उस पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा के उस पर मुकदमा चला सकती है। मुशावरती इख्तियारात। हाई कोर्ट किसी अहम कानूनी नुक्ते के बारे में गवर्नर को मशवरा दे सकती है बशर्त ये कि वो मशवरा तलब किया गया हो लेकिन वो उसको मानने का पाबंद नहीं है। हाई कोर्ट किसको मशवरा दे सकती है? गवर्नर को। गवर्नर जो वफाकी हुकूमत का नुमाइंदा है।
इसके बाद आ जाती हैं जी ज़िलई अदालतें, सेशन कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स, यानी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ज़िले के अंदर भी अदालतें होती हैं, और सेशन कोर्ट्स जो तहसील में होते हैं। हर ज़िले में एक डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट होती है जिसका सरबराह डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज होता है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की मुआवनत के लिए एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस का तकर्रुर किया जाता है, जिनके अदालती इख्तियारात डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के बराबर होते हैं। ताहम डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के पास अदालती इंतज़ाम और इंसराम के इख्तियारात भी होते हैं। इस तरह डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ज़िले अदलिया का सरबराह होता है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इब्तदाई दीवानी फौजदारी अदालत है के मुकदमात के ख़िलाफ़ अपील और निगरानी की समाअत भी करती हैं। ताहम ज़्यादा अहम मुकदमात बशमूल कत्ल के समाअत का इख्तियार डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट को ही हासिल होता है। फिर इब्तदाई अदालत और दीवानी और फौजदारी। सिविल जज की अदालत इब्तदाई अदालत दीवानी होती है। तमाम सिविल मुकदमात इब्तदाई अदालत दीवानी में सिविल जज के सामने ही समाअत होती है, यानी आम जो मुकदमात होते हैं वो सिविल जज के सामने पेश होते हैं, और वो भी दीवानी में। दो किस्म की मैंने आपको अदालतें बताई थी, एक दीवानी होती हैं और एक फौजदारी अदालतें होती हैं। दीवानी जो है वो आम मुकदमात को डील करती है, और फौजदारी जो है वो कत्ल के मुकदमात को डील करती है। इस तरह वो दीवानी के साथ साथ इब्तदाई अदालत फौजदारी का काम भी करती है। ज़्यादातर फौजदारी और दीवानी मुकदमा सिविल जज जुडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत में ही समाअत होते हैं। इसके अलावा फैमिली और किराएदारी के मुकदमात की समाअत भी इसी इब्तदाई अदालत में होती है। फैमिली मुकदमात की समाअत के वक्त सिविल जज को फैमिली जज के इख्तियारात हासिल होते हैं, जबकि किराएदारी के मुकदमात की समाअत के वक्त इसको रेंट ट्रिब्यूनल के इख्तियारात हासिल होते हैं। यानी जजेस यही होंगे, अदालतें मुख्तलिफ बन जाएंगी। जब वो कत्ल का मुकदमात का कर रहा है तो उसको हम फौजदारी अदालत कहेंगे। जब वो आम नोयत के मुकदमात को डील कर रहा होगा तो उसको दीवानी अदालत कहेंगे। और अगर वो फैमिली से रिलेटेड होगा या किराएदारी के उसके रिलेटेड होगा तो उसको रेंट ट्रिब्यूनल के इख्तियारात इस्तेमाल करने की इजाज़त होगी, उसको कहेंगे कि रेंट ट्रिब्यूनल काम कर रहा है। तो ये तो जी हमारा सेकंड चैप्टर जो है वो आज कंप्लीट हो गया है। इसके कंप्लीट होते ही तकरीबन 60% हमारा सिलेबस कवर हो गया है। बाकी आगे 4 चैप्टर्स हैं जो कि छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, वो भी जल्द कवर हो जाएंगे इंशाअल्लाह। लेकिन अब आप इसके लिए जो है वो टेस्ट की तैयारी कीजिए।